सन 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस विश्व युद्ध के समाप्ति के उपरांत पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस प्रकार से जन और धन की हानि हुई थी, जो विध्वंसकारी परिणाम इसके सामने आए थे, उसके बाद विश्व स्तर पे शांति की स्थापना के प्रयास किए गए। पेरिस के शांति सम्मेलन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक प्रस्ताव रखा और इसके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रस्तुत किया, जिसके अंतिम सूत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना की बातें कही गई थी। इतिहासकार C.D. हेजन का अभिमत था कि पेरिस सम्मेलन में विल्सन का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन करना था। यह उसके प्रयासों का ही परिणाम था कि राष्ट्र संघ की स्थापना संभव हो सकी। इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से विश्व स्तर पर देशों के बीच जो डिस्प्यूट हुआ करते थे उसको सुलझाने की एक स्तुत्य प्रयास की शुरुआत हुई। राष्ट्र संघ के संविधान की जब हम बात करते हैं तब हमें यह जानकारी मिलती है कि विल्सन की अध्यक्षता में एक 19 प्रतिनिधियों की एक समिति के द्वारा इसका संविधान निर्मित किया गया था और इसका ड्राफ्ट यानी प्रारूप खुद विल्सन के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि कानूनी मसविदा ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्र संघ के संविधान में 26 धाराएं थीं, जिन्हें पेरिस संधि में भी सम्मिलित किया गया था। इन 26 धाराओं में 10वां, 12वां और 16वां धारा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 10वीं धारा में यह कहा गया था कि राष्ट्र संघ के सदस्य देश एक दूसरे की स्वतंत्रता और उसकी अखंडता का परस्पर रूप से सम्मान करेंगे, जबकि धारा 12 में कहा गया था कि अगर किन्हीं देशों के बीच समस्याएं होंगी या विवाद होगा तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 16वीं धारा में कही गई थी कि राष्ट्र संघ के संविधान का जो देश उल्लंघन करेंगे तो सभी राष्ट्र मिलकर उसका विरोध करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों की जहां तक बात है, भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बढ़ाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, व्यवस्था व सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न करना राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य था और पेरिस के शांति सम्मेलन में जो संधियां संपन्न की गई थीं, उसके निर्णय को प्रमुखता के साथ लागू करना भी राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। आइए हम लोग अब बात करें कि इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका संगठन कैसे तैयार होने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था, उन्हें तो सदस्यता दी ही गई, इसके अलावा जो देश तटस्थ रहे थे उन्हें भी राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। आरंभ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, रसिया इत्यादि देशों को राष्ट्र संघ में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बाद में शर्तों के अधीन इनको सदस्यता प्रदान की गई। प्रारंभ में 16 देशों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और यह कहा गया कि नए सदस्य इन देशों के 2/3 बहुमत से ही शामिल किए जाएंगे।
और अगर किसी देश को राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़नी है तो उन्हें 2 वर्ष पहले नोटिस देना होगा, इसके बाद वे सदस्यता से पृथक हो सकते हैं। सन 1920 में राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 थी, लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं यानी 1925 में हमें यह जानकारी मिलती है कि राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 55 हो गई थी, यानी उत्तरोत्तर रूप से सदस्य देशों की संख्या बढ़ रही थी। राष्ट्र संघ के अंग की जहां तक बात है, इसकी एक असेंबली होती थी जिसमें 16 देश शामिल किए गए थे और इसके बारे में यह कहा गया था कि एक देश के मैक्सिमम 3 रिप्रेजेंटेटिव इसमें इस असेंबली में शामिल होंगे, लेकिन एक देश से एक वोट को ही मान्य किया जाएगा, यानी वोटिंग पावर एक व्यक्ति को ही देने की बात कहेगी। इससे प्रत्येक देश की स्थिति इसमें समान होती थी। वार्षिक रूप से इसकी बैठक का आयोजन किया जाता था और अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी इस सभा को दिया गया था। सर्वसम्मति से 2/3 बहुमत से उसका चुनाव किया जाता था और इस सभा में इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता था जिसके माध्यम से विश्व स्तर पर शांति को स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस सभा में बजट को भी स्वीकार किया जाता था, अस्थायी सदस्यों का भी निर्वाचन किया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के लिए जजों को भी अपॉइंट करने का कार्य किया जाता था। ये सारे कार्य असेंबली के प्रमुख कार्य हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ की एक काउंसिल भी होती थी, कार्यकारिणी को इसके काउंसिल की संज्ञा प्रदान की गई थी। इसमें 9 मेंबर होते थे और इन 9 मेंबर में 2 पार्ट किए गए थे, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी सदस्यों में ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इटली और जापान को शामिल किया गया था और बाद में इसमें जब अमेरिका ने राष्ट्र संघ को ज्वाइन नहीं किया तब 5 में से 4 स्थायी सदस्य हो गए थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका को राष्ट्र संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इस प्रकार स्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका बाहर हो गया और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान, ये 4 देश इसके स्थायी सदस्य बने और जो अस्थायी सदस्य थे वे भी 4 थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक 4 + 4 = 8 यानी 8 देश रहे, लेकिन बाद में अस्थायी देशों की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 11 कर दिया गया। इनकी कार्य अवधि 3 वर्ष भी निर्धारित कर दी गई। राष्ट्रसंघ के सचिवालय की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में बनाया गया था और इसका प्रमुख सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव हुआ करता था। इसकी नियुक्ति भी काउंसिल के द्वारा की जाती थी और 50 देशों के 750 लोगों का एक सचिवालय बनाया गया था, निर्मित किया गया था, लोगों को वहां पर अपॉइंट किया गया था जो कार्य करते थे और इस सचिवालय में लगभग 11 विभाग थे। प्रत्येक विभाग का अलग अलग सेक्रेटरी होता था। इसका मुख्य कार्य था असेंबली व काउंसिल की बैठकों में जो विचाराधीन मामले हैं उसकी सूची तैयार करना, बैठक की कार्रवाई से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार करना, समझौते और संधियों का प्रकाशन करना सचिवालय के मुख्य कार्य होते थे। इसके साथ ही साथ राष्ट्र संघ के द्वारा एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 20 दिसंबर सन 1920 को नीदरलैंड की राजधानी हेग में की गई थी, जिसमें आरंभ में 11 जज थे, बाद में बढ़ाकर उन्हें 15 कर दिया गया था और इनका कार्यावधि 9 वर्ष निर्धारित किया गया था। ये भी असेंबली और काउंसिल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और जो संवैधानिक संधियां होती थी, समझौते होते थे, उनके अर्थ और उद्देश्यों की व्याख्या करने का अधिकार
इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास था। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद था उसके मामले में असेंबली और काउंसिल को सलाह देना भी इसका एक प्रमुख कार्य माना जाता था। इसके अतिरिक्त एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी स्थापित किया गया था। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में था और इसके सदस्यता जो सदस्य देश थे वे इच्छानुरूप ले सकते थे, उनको कोई बाध्यता नहीं थी। इस संगठन का उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति को विश्व स्तर पे सुधारना था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम ऐसा इतिहास में पढ़ते हैं कि श्रमिकों का शोषण हो रहा था। इसके मद्देनजर ये जो श्रमिक संगठन स्थापित हुआ उसने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के अलावा पुरुष, महिला, बच्चों के लिए कार्य करना आरंभ किया ताकि उन्हें उपयुक्त मानवीय दशाओं के अंतर्गत कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। इसके अगले खंड में हम राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता पर बात करेंगे। थैंक यू।